हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम यहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहे थे? अमेंडमेंट्स का डिस्कशन कर रहे थे। अब हम स्टार्ट करेंगे अमेंडमेंट्स के आगे के पार्ट, आगे के चैप्टर्स जो हमारे डिस्कशन के रह गए थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमेंडमेंट्स, इसमें एक ही अमेंडमेंट है बेटा, खाली पढ़ेंगे। ITC can be availed only by recipient only if supplier have uploaded the relevant invoice debit note in their GSTR1 IFF। ठीक है। सो यहाँ क्या बात हुई कि ITC कब अवेल कर सकता है रिसिपिएंट? जब सप्लायर ने अपलोड किया है इनवॉइसेस या डेबिट नोट उसके GSTR1 में या IFF में, एंड कम्युनिकेटेड द सेम टू रिसिपिएंट इन 2B, और रिसिपिएंट को 2B में आ गए। ठीक है, सिंपल सा अमेंडमेंट हुआ है। क्या बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ ये बात हो रही है कि भाई सप्लायर जो है, सप्लायर है यहाँ पे, जो सप्लायर ऑफ गुड्स हो, सर्विसेज हो, जो भी है, उसने क्या करना है, उसके GSTR1 में, मतलब उसका जो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई वो, या IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अगर है तो उसमें क्या डालना है, वो वहां पे डालेगा अपने डिटेल्स इनवॉइसेस के या डेबिट नोट के। वो रिसिपिएंट के पास 2B में आएंगे तो ही वो क्रेडिट ले सकता है, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज नॉट। बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है, देखेंगे। ठीक है, तो एक तो दो अमेंडमेंट है, आप समझ लो। यहाँ पे सेक्शन 16 जो है, सेक्शन 16(2) जो था, उसमें क्या हुई, यहाँ पे क्लॉज AA ऐड किया गया है, और रूल 36(4) में अमेंडमेंट है। रूल 36(4) में अमेंडमेंट है, देखेंगे क्या चीज है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/22 a न्यू क्लॉज AA हैज बीन एडेड टू सेक्शन 16(2). सेक्शन 16 हमने पढ़ी थी, आपको याद है, कंडीशंस फॉर अवेलिंग ITC, उसमें क्लॉज AA डाल दिया है। फायदा फाइनेंस एक्ट टू स्टिपुलेट द फॉलोइंग न्यू कंडीशन फॉर अवेलिंग द ITC। ठीक है, क्या डाला है? सेक्शन 16 क्लॉज, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA क्या डाला है? ये देखो, क्लॉज AA इंसर्ट हुआ है। ये क्या है, पढ़ेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इज अवेलेबल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन ओनली। ITC मिलेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलता है ITC मिलेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, पर कब? क्या एक कंडीशन और बोल दी, इफ द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट सप्लाई हैज बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर। मतलब सप्लायर ने फर्निश किया है क्या? डिटेल्स ऑफ इनवॉइस या डेबिट नोट। सप्लायर ने फर्निश किया इनवॉइस या डेबिट नोट का डिटेल्स इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, अपने GSTR1 में, एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू रिसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस डेबिट नोट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। और क्या रिसिपिएंट को वो डिटेल्स कम्युनिकेट हुए, रिसिपिएंट को वो डिटेल्स कम्युनिकेट हुए, तभी क्रेडिट ले सकते हो भाई। रिसिपिएंट को डिटेल्स कम्युनिकेट हुए, इन सिंपल वर्ड, सप्लायर ने अपने GSTR1 या IFF से क्या किया है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, उन्होंने यहाँ पे अपने डाला है इनवॉइस और डेबिट नोट का डिटेल्स, रिसिपिएंट को 2B में आ गया, तो वो डिटेल क्या ले सकता है, यहाँ पे क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, क्रेडिट ले सकता है। कॉन्सिक्वेंट रूल 36(4) हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड टू द इफेक्ट टू गिव एफर्सेड अमेंडमेंट। देखो क्या हुआ है, 36(4) नया जो सब्स्टिट्यूटेड रूल 36(4) है वो पढ़ेंगे। नो ITC शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। No ITC shall be availed by a registered person in respect of invoice or debit note, the details of which are required to be furnished under section 37(1). ठीक है, सो क्या बोल रहा है, नो ITC, कोई ITC अवेल नहीं करेगा रजिस्टर्ड पर्सन उन इनवॉइस डेबिट नोट का जिसका डिटेल्स कहां पे रिक्वायर्ड है, अंडर सेक्शन 37(1), अनलेस ये 2 पॉइंट है, मतलब कि ऑब्वियसली कंडीशन है, अगर वो ये करेगा तो ही वो क्रेडिट ले सकता है। क्या? The details of such invoice debit note have been furnished by supplier in statement of outward supply in GSTR1 और यूजिंग IFF। मतलब जो आउट, यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे सिंपल सी बात हुई है कि भाई क्या हुआ है, यहाँ पे सप्लायर ने GSTR1 में या IFF में क्या किया, डिटेल्स दिया है। सप्लायर ने GSTR1 में या IFF में डिटेल्स दिए, एंड द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइस डेबिट नोट हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GSTR2B। और ये जो इनवॉइस डेबिट नोट है, इसका डिटेल्स कम्युनिकेट हुआ है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, किसमें, 2B में। तो सप्लायर ने GSTR1 में या IFF में क्या किया, डिटेल्स कम्युनिकेट किया, और रिसिपिएंट को 2B में मिल गया। रिसिपिएंट को 2B में मिल गया, तभी वो क्या ले सकता है, ITC ले सकता है, ITC ले सकता है। Thus ITC can now be taken only for those invoices, उन्हीं इनवॉइसेस का ITC मिलेगा, द डिटेल्स जिसके कहाँ रिफ्लेक्ट हुए, 2B में हुए, जिसके डिटेल्स 2B में रिफ्लेक्ट हुए वही ITC आप ले सकते हो, बाकी नहीं ले सकते हो। That is the respective supplier have filed details of such invoices in their GSTR1। ठीक है, अगर जिसको IFF एप्लीकेबल है तो IFF, या GSTR1 में अगर यहाँ सप्लायर ने कम्युनिकेट किया है तो ही होगा। जो पहले था ना बेटा 5% वाला, वो हट ही गया है, वो हट गया। अब सिंपल सी बात है, सप्लायर ने GSTR1 में IFF में डाला, रिसिपिएंट को 2B में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उतना ही ITC लेना है, उतना ही ITC लेना है। पहले जो 5% था वो अब नहीं मिलेगा।
अर्लियर, ये देखो पुराना क्या पॉइंट था, अर्लियर ITC in respect of invoice debit note not uploaded by the supplier in GSTR1 IFF could be availed up to 5% of eligible credit available in respect of invoice debit note, the details of which have been furnished by the supplier in GSTR1 IFF. तो जो आपने फर्निश किया उसके 5% तक के का आप ले सकते थे जो वहां पे अपलोड नहीं हुआ है, तो वो पहले का प्रोविजन था, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने देखा था वो एग्जांपल्स वगैरह। तो अब वो चीज नहीं है, अब यहाँ पे अमेंडमेंट हो गया है और अब क्या बात हो गई है कि सिंपल सी बात है, यहाँ सप्लायर ने GSTR1 में या IFF में क्या डाले हैं, इनवॉइस डेबिट नोट्स डाले हैं, रेसिपिएंट के टू बी में रिफ्लेक्ट हुए, उतना ही उसको क्रेडिट लेना है, उतना ही उसको क्रेडिट लेना है। तो एक कैसे अमेंडमेंट किया उन्होंने, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में एक क्लॉज इंसर्ट कर दिया, क्लॉज AA, और रूल 36 सब रूल 4 को सब्सटीट्यूट करके ये नया यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था ITC से रिलेटेड। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अमेंडमेंट देखेंगे बेटा। आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन, न्यू रूल 10B, नया रूल इंसर्ट हुआ 10B। हमने पढ़ा था आधार ऑथेंटिकेशन का, आपको ध्यान हो तो हमारा एक पूरा डायग्राम से भी हमने समझा था। तो यहाँ पे क्या बात हुई, जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो क्या किया, मैंडेटरी कर दिया। किसके लिए, हमारी ऑलरेडी बात हुई है यहाँ पे, जो नए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए भी, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए भी, दोनों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया। तो जो नए रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उनकी बात तो ठीक है। अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन थे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एज ऑन 1/4/2021 पे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन थे, देखो उनके लिए क्या बात हुई है यहाँ पे। Lately, Aadhaar authentication has been made mandatory for the new registration as well as the existing registrations. Already हमने पढ़ी ये बात कि इनके लिए क्या है, मैंडेटरी क्या है। सेक्शन 25(6) से क्या बोलता है, 25(6) से हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रूल 10B, अभी जो नया है वो क्या बोलता है, बट 25(6) से क्या बोलता है, स्टिपुलेट्स दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall undergo authentication or furnish proof of Aadhaar number in the prescribed manner, form and time. 25(6) ने क्या बोला था कि भाई हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो एज रजिस्टर्ड पर्सन है, एज ऑन 1/4/2021 यहाँ पे कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है, उसकी डेट नोटिफाई होने की। ठीक है, क्या बोला, उनको क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है, जो भी प्रिस्क्राइब मैनर में इन द टाइम। फिर रूल 10A ने मैनर बताया कि इस आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, हमने मैनर पढ़ा था। रूल 10A ने क्या बताया, मैनर बताया कि आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। The registered person who has been issued a certificate of registration under GST shall undergo authentication of Aadhaar number. Rule 10B आया, देखो फिर रूल 10B यहाँ पे क्या बोलता है, रूल 10B बोलता है कि भाई जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उनको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा अगर उन्हें 3 चीजों के लिए एलिजिबल होना है। तो क्या बोला रूल 10B ने, भाई रजिस्टर्ड पर्सन को आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा अगर 3 चीजों के लिए एलिजिबल होना है। तो कौन, प्रोप्राइटर को इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनर को इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कर्ता को इन केस ऑफ HUF, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी और ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी, या ट्रस्टी इन केस ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, इन केस ऑफ ट्रस्ट एंड ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर फॉलोइंग पर्पस। अगर उनको एलिजिबल होना है किन चीजों के लिए, अगर उनको एलिजिबल होना है तो क्या बोला, आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन को। किस अलग अलग केसेस में अलग अलग लोग करेंगे, प्रोप्राइटर प्रोप्राइटरशिप फर्म में, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में, एंड सो ऑन, अगर उनको 3 चीजों के लिए एलिजिबल होना है। ठीक है, घुमा करके बोला कि अच्छा आपको आधार ऑथेंटिकेशन, पहले तो डेट नहीं बताई कि कब तक करना है, अभी क्या बोल रही है कि भाई आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। ठीक है, अगर ये 3 चीजों के लिए आपको एलिजिबल होना है तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। कौन सी 3 चीजें, पहली, फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन करनी है, अच्छा आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, मैंडेटरी आपके लिए, आपको करना पड़ेगा। आप उसके बिना क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन नहीं कर सकते। किसकी, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन, फर्स्ट थिंग। सेकंड, फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन इन RFD 01, कोई रिफंड की एप्लीकेशन करनी है तो फिर तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं, रिफंड एप्लीकेशन के लिए। थर्ड, फॉर रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, या अगर आपको रिफंड चाहिए किस चीज का, ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, किस चीज के लिए रिफंड चाहिए आपको, रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, गुड्स एक्सपोर्ट किया आपने आउट ऑफ इंडिया, आपने उस पर IGST पे किया, उसका रिफंड चाहिए आपको, उसका रिफंड चाहिए। तो ये 3 चीजों के लिए, ये 3 चीजें जो है, अगर आपको यहाँ पे ये 3 चीजों के लिए एलिजिबल होना है, 3 में से किसी भी चीजों के लिए एलिजिबल होना है तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें, पहली,
For filing of application for revocation of cancellation of registration. Second, refund application file करने के लिए. Third, refund of IGST paid on goods exported out of India. ये तीनों में से किसी चीज के लिए भी एलिजिबल होना है अगर आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए. आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए. सेम यहाँ पे 10B का रेफरेंस दे दिया ये तीनों रूल्स में. ये यहाँ पे रूल 23 जो है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का, रिफंड का रूल 89 और रूल 96 जो यहाँ पे रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया. ये तीनों में क्या किया, रूल 10B का यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, कॉन्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स वहां पे कर दिए. तो 10B ने बड़ी सिंपल सी बात की, आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए अगर आपको एलिजिबल होना है तीन चीजों के लिए. फर्स्ट, रिवोकेशन की एप्लीकेशन करनी है. सेकंड, आपको रिफंड की एप्लीकेशन करनी है. या थर्ड, आपको किस चीज की एप्लीकेशन करनी है यहाँ पे, अगर आपको रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया चाहिए तो ये तीनों चीजों के केसेस में आपके क्या होना चाहिए, आपने यहाँ पे, आप ये तभी एलिजिबल होगा इनके लिए अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन किया हुआ है तो. ठीक है. देन सेक्शन 25(6) से, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 25(6) से प्रोवाइड्स दैट इफ आधार नंबर इज नॉट असाइन टू एन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन, एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन को आधार नंबर नहीं असाइन किया गया, सच पर्सन शैल बी ऑफर्ड ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन द प्रिस्क्राइब मैनर. सो अगर आधार नंबर यहाँ पे नहीं असाइन किया एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उनको क्या होना चाहिए, उनके पास एक ऑफर, उनके पास क्या होना चाहिए, उनको ऑफर करना चाहिए ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन की हमने ऑलरेडी पढ़ा है. आधार नंबर अगर किसी को असाइन नहीं किया है तो वो क्या बोलते हैं 25(6) से, तो फिर वो लोग ऑफर करेंगे क्या, ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहाँ दिए हुए, रूल 10A में दिए हुए हैं. क्या थे वो, सच मैनर हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय रूल 10A. आधार नंबर अगर नहीं असाइन किया किसी को तो वो क्या कर सकता है, अंडरगो कर सकता है आधार ऑथेंटिकेशन. उसको फर्निश करना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट्स, कौन सा, एक तो आधार का एनरोलमेंट ID स्लिप जो भी रहेगा वो, एंड देन या तो बैंक का पासबुक विद फोटोग्राफ या वोटर ID कार्ड या उसका पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस. तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई बात है. क्या बात हुई थी, रूल 10A ने यहाँ पे मैनर प्रिस्क्राइब किया था कि अगर भाई किसी का आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या ऑफर करेंगे, ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या थे, जो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं कि आधार का उसका क्या, यहाँ पे एनरोलमेंट ID स्लिप जो भी रहेगा वो, या फिर वो चारों में से कोई एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट. ठीक है. कितने दिन में करना है, सच पर्सन शैल अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर. 30 डेज के अंदर अंदर करना है. 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, उसको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना है. ठीक है. यहाँ पे आधार नंबर जैसे ही उसको अलॉट हो जाएगा उसके बाद वो ऑथेंटिकेशन कर देगा 30 डेज के अंदर अंदर. उसने अप्लाई करके तो रखा ही हुआ है, 30 डेज के अंदर अंदर क्या कर लेगा, वो यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन कर लेगा. द अफॉरसेड रूल 10B शैल नॉट अप्लाई टू पर्सन नोटिफाइड अंडर 25(60) ऑफ द CGST एक्ट, दैट इज टू पर्सन एग्जाम फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन. ये देखो 10B इस पे अप्लाई नहीं होता, हमने ऑलरेडी पढ़ा था. देखो डायग्राम में क्या लिखा है, पर्सन नॉट लाइबल टू आधार ऑथेंटिकेशन, ये लोग थे, आपको ध्यान हो तो. A person who is not a citizen of India या डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अ पर्सन अप्लाइंग फॉर UIN. तो यहाँ पे किसकी बात हुई थी, हमारी बात हुई थी कि भाई यह पर्सन जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, या डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, या लोकल अथॉरिटी है, या स्टैट्यूटरी बॉडी है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या पर्सन अप्लाइंग UIN है, इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सो इनको रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनको रूल 10B जो है वो भी इन्हें अप्लाई नहीं होता. तो इनको वो पर्पसेस पे एलिजिबल होने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको अप्लाई ही नहीं होता आधार ऑथेंटिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट, एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 lakhs for registration available to person engaged in exclusive in making supply of goods will not be available to supplier of fly ash brick, blocks, building bricks, bricks of fossil earthen roofing tiles. तो यहाँ पे क्या बात हुई थी, आपको याद हो तो नोटिफिकेशन नंबर 10/19, नोटिफिकेशन नंबर 10/19 हमने देखा था, आपको याद हो तो. ठीक है. उसमें हमारी क्या बात हुई थी, जो क्या है यहाँ पे एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, और उनका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उन्हें एग्जेम्प्ट किया था. किस चीज से, उन्हें एग्जेम्प्ट किया था कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, 40 लाख तक हो तो कोई दिक्कत नहीं है. तो वहां पे कुछ लोग थे, आपको ध्यान हो तो. ठीक है. सारे ही लोग थे बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस थे. 4 एक्सेप्शंस थे, आपको याद हो तो. ये देखो हमने पढ़ा था, ये 4 ABCD एक्सेप्शंस थे वहां पे. ठीक है. एक्सेप्शन टू एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन मतलब उनको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. बेनिफिट ही है 40 लाख तक के, अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो और 40 लाख तक के एग्रीगेट टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो उसमें कुछ लोग थे एक्सेप्शन में. एक्सेप्शन में मतलब कि भाई उनको 40 लाख वाली लिमिट नहीं लगेगी, मतलब क्या लगती थी, नॉर्मल 10 या 20 लाख लगेगी.
ठीक है। एक्सेप्शन टू एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन मतलब उनको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसमें से एक कौन थे? वन ऑफ द एक्सेप्शन टू एग्जेम्पशन इज दैट पर्सन एंगेज इन मेकिंग, सप्लाई कर रहे हैं किस चीज का? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस का, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला या टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट्स। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जेम्पशन, ठीक है। या दिस वाज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू द एग्जेम्पशन। इसमें और लोग ऐड हुए, कौन? Person engaged in making supply of following goods will not be eligible to avail benefit of said exemption from registration. कौन है वो? देखेंगे। Fly ash brick or fly ash aggregate with 90% or more fly ash content, fly ash blocks, bricks of fossil mills or other similar siliceous or building bricks या earthing और roofing tiles। तो ये सारे जो लोग और हैं, ये सारे जो लोग और हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि भाई इनको भी क्या बोल दिया, ये भी एक्सेप्शन में रहेंगे, एक्सेप्शन टू एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में रहेंगे। मतलब इन्हें भी वो 40 लाख वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, 10 या 20 लाख एज द केस में भी वही रहेगा। ठीक है, तो उसमें ये और लोग ऐड हो गए, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट्स के अमेंडमेंट्स देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस with aggregate turnover in any preceding financial year from 17 or 18 onwards greater than 20 crores। So आपको याद है हमारी बात हुई थी ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड। ठीक है, छोटा सा अमेंडमेंट आया है। ई इनवॉइस अब किसको लगते हैं? यहाँ पे उन्होंने क्या लिमिट कर दी है? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड, 17-18 में, 18-19 में, 19-20 में, किसी भी साल में एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा हुआ तो उन रजिस्टर्ड पर्सन को क्या बोला? आपको ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है, आपको ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है। पढ़ेंगे एक बार। All registered business with an aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards greater than 500 crores were required to mandatory issue B2B invoice for all B2B invoices with effect from 1st October 2020। इनिशियली जब आया था अक्टूबर 2020 में, तब ये लिमिट क्या थी? 500 करोड़ थी। अभी रिड्यूस करते अब अमेंडमेंट क्या आ गया? अब लिमिट हो गई 20 करोड़। सिंस द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस हैज बीन प्रोग्रेसिवली रिड्यूस, धीरे धीरे रिड्यूस करा उन्होंने with effect from 1/4/22। अब क्या पोजीशन है? सच लिमिट हैज बीन फर्दर रिड्यूस टू 20 करोड़। वो लिमिट अब क्या कर दी? 20 करोड़ कर दी। Thus e-invoicing has been mandatory for all registered business with an aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards is greater than 20 करोड़। So e-invoicing किसके लिए मैंडेटरी है? वो सारे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, 17-18 ऑनवर्ड्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर उनका क्या रहा है यहाँ पे, उनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा रहा है, 20 करोड़ से ज्यादा रहा है, तो उन्हें क्या बोला? आपको ई इनवॉइस कंपलसरी है, आपको ई इनवॉइसिंग क्या है? कंपलसरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया किसके रिस्पेक्ट में? डायनेमिक क्यूआर कोड के लिए। डायनेमिक क्यूआर कोड के लिए देखते हैं। ऑल B2C इनवॉइस इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, जनरली देखो पहले क्या बात है, क्यूआर कोड जो हमने पढ़ा था, किसको जरूरत है यहाँ पे क्यूआर कोड की? So all B2C invoice issued by a registered person जिसका aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards exceeds 500 crores are mandatory required to have dynamic QR code। किस केस में dynamic QR code है? जो भी registered person है, वो जो भी क्या कर रहे हैं? B2C invoices issue कर रहे हैं और जिनका aggregate turnover किसी भी साल में from 17-18 onwards, किसी भी साल में from 17-18 onwards 500 करोड़ से ज्यादा है, exceeds 500 करोड़, उनको क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? कि उनका डायनेमिक क्यूआर कोड हो। उनको क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? डायनेमिक क्यूआर कोड हो। दिसंबर 2020 से यह आया क्या कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, उनको सारे B2C इनवॉइसेस में डायनेमिक क्यूआर कोड रहना चाहिए। अब क्लैरिफिकेशन क्या है वो देखेंगे। इन दिस रिगार्ड दिस सर्कुलर हैज क्लैरिफाइड दैट डायनेमिक क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ऑन एन इनवॉइस issued to a person who has obtained a UIN। UIN हमने पढ़ा था, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो क्या बोला? डायनेमिक क्यूआर कोड इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन एन इनवॉइस इशूड टू अ पर्सन जिसके पास UIN है और अगर उसको आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, जिसके पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर है और उसको आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, तो उसमें डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट है। क्यों? Any person who has obtained UIN is not a registered person as per the definition of registered person। registered person की definition हमने पढ़ी थी। registered person की definition में कौन नहीं आता? जिसने UIN यहाँ पे obtain किया है, जिसने UIN यहाँ पे obtain किया है। ठीक है, एक बार मैं registered person की definition आपको बताती हूँ, देखो हमने पढ़ी थी। registered person means a person who is registered under section 25
बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हैविंग यूआईएन, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 25 बट जिसके पास क्या नहीं है बेटा? जिसके पास यूआईएन नहीं है, जिसके पास यूआईएन नहीं है। तो यहाँ पे क्या बात हुई हमारी कि भाई जिसके पास यूआईएन है, यहाँ पे जिसके पास यूआईएन है और उसको अगर आपको इनवॉइस इश्यू कर रहे हो तो उसने क्या बोला कि उस पर डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए, उसमें डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए। एनी पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड अ यूआईएन इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। जिसने भी ऑब्टेन किया है यूआईएन, वो क्या है? वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है एज पर द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, सो एनी पर्सन हु हैज ऑब्टेन यूआईएन, जिसने भी यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑब्टेन किया है, वो क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। हमने अभी अभी डेफिनेशन देखी रजिस्टर्ड पर्सन की। Therefore, any invoice issued to such person having UIN shall be considered invoice issued for B2C supply। तो क्या माना जाएगा कि भाई अच्छा UIN को जो यहाँ पे इनवॉइस इशू करी वो क्या है? B2C सप्लाई के लिए, B2C सप्लाई के लिए। एंड shall be required to comply with the requirement of dynamic QR code। हमने अभी भी देखा डायनेमिक QR कोड किसमें लगता है? B2C इनवॉइसेस में। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 17-18 ऑनवर्ड्स किसी भी साल में 500 करोड़ से ज्यादा हुआ है, उसको सारे B2C इनवॉइसेस में क्या बोला है यहाँ पे कि भाई B2C इनवॉइसेस में उसका डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए, डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि भाई अगर यूआईएन कोई इनवॉइस इशू कर रहा है तो उसमें डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए क्या? तो गवर्नमेंट ने बताया कि हाँ भाई रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन देखो, यूआईएन इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। क्योंकि यूआईएन एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है एज पर द डेफिनेशन, तो उसको जो इनवॉइस इशू हुई वो एज B2C हुई तो उसको क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा विद रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड, कंप्लाई करना पड़ेगा विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड। ठीक है, ये हुआ। आगे बढ़ेंगे, एक क्लैरिफिकेशन और एक पॉइंट और बताया इन्होंने, क्या? इन केस वेयर इनवॉइस इज इशूड टू अ रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब आपने इनवॉइस किसी को इशू करी, वो कहाँ पे है लोकेटेड? आपका रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया। फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, किसी सर्विस के लिए आपने इनवॉइस इशू करी, जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे ट्रिगर हो रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी के प्रोविजंस के हिसाब से जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फिक्स हो रहा है। एंड पेमेंट इज रिसीव बाय सप्लायर इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीज वेयर एवर परमिटेड। और पैसा किसमें मिला है यहाँ पे? कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, या जहां भी परमिटेड है वहां इंडियन रुपीज में। सच सप्लाई ऑफ सर्विस इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एज पर आईजीएसटी एक्ट। क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो वैसे भी कंसिडर नहीं किया जाता है। सच इनवॉइस में भी इशूड विदाउट हैविंग अ डायनेमिक क्यूआर कोड। उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, बिना क्यूआर कोड के भी आपने इनवॉइस इशू करी तो चलेगा। एज सच डायनेमिक क्यूआर कोड कैन नॉट बी यूज्ड बाय रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर। क्योंकि वैसे भी वो रिसिपिएंट डायनेमिक क्यूआर कोड यूज करके पेमेंट नहीं करने वाला है, भाई आउटसाइड रिसिपिएंट है। तो इस केस में अगर डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं भी दिया तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। कौन सी बात है? रिसिपिएंट आपका आउटसाइड इंडिया है, सर्विस के इनवॉइस है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फिक्स हुआ है, वैसे भी पैसा किस में आ रहा है यहाँ पे? कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है या इंडियन रुपीज में आ रहा है। अब इस केस में इसे वैसे भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं ट्रीट किया गया, और इस सप्लाई के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है डायनेमिक क्यूआर कोड। क्योंकि वैसे भी रिसिपिएंट जो पैसा देने वाला है वो किस में देने वाला है पैसा? वहां बहुत क्लियर है कि वो पैसा यहाँ पे कि कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में दे रहा है। और ये जो क्यूआर कोड है वो यूज करने वाला है नहीं पेमेंट के लिए, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इस केस में बिना क्यूआर कोड के भी आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। तो ऐसे सिंपल अमेंडमेंट्स आए डायनेमिक क्यूआर कोड से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट यहाँ देखेंगे। गाइडलाइंस फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर रूल 86 ए। गाइडलाइंस आई बेटा, रूल 86 ए ऑलरेडी आया था, अभी क्या है उसके अंदर गाइडलाइंस आई है। ठीक है, सो सीबीआईसी इज इशूड गाइडलाइंस फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर रूल 86 ए। पहले शॉर्ट में 2 लाइन में देखेंगे। रूल 86 ए किस चीज के लिए था? आपको याद हो तो कमिश्नर या कोई भी ऑफिसर जिसको कमिश्नर क्या कर सकता है? ऑथोराइज कर सकता है, अगर उसको क्या रीजनेबल बिलीव है, रीजनेबल बिलीव है कि क्या आईटीसी जो अवेलेबल है भाई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जो आईटीसी है, या तो आपने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया, या आप इनएलिजिबल थे, तो आपको अलाउ नहीं करेगा क्या? डेबिट अलाउ नहीं करेगा फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। पढ़ेंगे। Rule 86 A provides that in certain specified circumstances, commissioner or an officer authorized by him on the basis of reasonable belief that ITC available, reasonable belief होना चाहिए क्या? जो ITC अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो फ्रॉडुलेंटली अवेल हुआ है या इनएलिजिबल है, मे नॉट अलाउ डेबिट ऑफ एन अमाउंट इक्वलेंट टू द क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। वो नहीं अलाउ करेंगे डेबिट ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, डेबिट अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारी बात हुई थी। अब यहाँ पे
क्या गाइडलाइंस आई वो देखेंगे, ये गाइडलाइंस आई। इसके पहले और मैं एक बार मेन बुक खोलती हूँ हमारी 86A को, जो एक बार हम शॉर्ट में देखेंगे क्या सर्कमस्टांसेस थे। द रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ये रूल 86A मैंने खोला है। द आईटीसी किस सर्कमस्टांसेस पे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आपको कमिश्नर लगाएगा या जो भी ऑफिसर को ऑथराइज कर रहा है नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी, किस केस में लगाता है। आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस वैलिड डॉक्यूमेंट, आपने उन टैक्स इनवॉइस वैलिड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे टैक्स आईटीसी अवेल किया है, जो किसने इशू किया, नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता है या कंडक्ट नहीं करता बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, या आईटीसी आपने अवेल कर दिया विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या टैक्स पे ही नहीं हुआ है और आपने क्या कर दिया यहाँ पे आईटीसी अवेल कर लिया। ये सब हमारी बात हुई थी। रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसिपिएंट है यहाँ पे वो आईटीसी ले रहा है, जो वही नॉन एग्जिस्टेंट है या वो नहीं कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम द प्लेस जो उसने डिक्लेयर की रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, या उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं है, और क्या कर दिया उसने आईटीसी ले लिया। आईटीसी ले लिया तो उस केस में क्या कर सकता है, कमिश्नर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कमिश्नर क्या कर सकता है यहाँ पे, या एनी अदर ऑफिसर जिसको भी वो बोलेगा वो क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। क्या होना चाहिए, बट रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि भाई आईटीसी जो है वो क्या है, या तो इनएलिजिबल था या वो फ्रॉडुलेंटली अवेल किया। अब गाइडलाइंस क्या आई देखते हैं, ठीक है। ऑन पर्सुअल ऑफ रूल 86 है, ये गाइडलाइंस है यहाँ से हमारी। It is evident that commissioner and officer authorized by him not below the rank of AC must have reason to believe. क्या होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए उनके पास। क्या, दैट आईटीसी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज ईदर इनएलिजिबल और हैज बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल। आईटीसी जो है वो क्या किया उन्होंने, या तो इनएलिजिबल थे या उन्होंने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया, या तो इनएलिजिबल थे या उन्होंने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है बाय द रजिस्टर्ड पर्सन बिफोर अलाउइंग द डेबिट ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन अंडर रूल 86 है, ठीक है। तो आईटीसी आपने क्या कर दिया यहाँ पे, ऑफिसर को रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि भाई आईटीसी या तो आप इनएलिजिबल थे, आईटीसी क्या आप या तो इनएलिजिबल थे या आपने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया। अब ये रीजन टू बिलीव किन ग्राउंड्स पे डिपेंडेंट रहेंगे। अब जो रीजन टू बिलीव है, द रीजंस फॉर सच बिलीव मस्ट बी बेस्ड ऑन वन और मोर द फॉलोइंग ग्राउंड्स, ठीक है। क्योंकि सब यहाँ पे ऐसे क्या किया, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू करी, नहीं तो सब डिपार्टमेंट वाले अपना अपना लगाते जजमेंट यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बताया भाई ये 5 चीजें हैं, अगर ये 5 में से कोई ग्राउंड है तो माना जाएगा, ठीक है। द रीजन फॉर बिलीव मस्ट बी बेस्ड ऑन वन और मोर द फॉलोइंग ग्राउंड्स। क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसपे आपका रीजन टू बिलीव हो सकता है भाई, द क्रेडिट इज अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द इनवॉइसेस और डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर हु इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट। भाई यहाँ पे आपने क्रेडिट अवेल किया है, किन इनवॉइसेस के बेसिस पे किया है, वो सप्लायर जो सप्लायर ही नॉन एग्जिस्टेंट है, सप्लायर ही नहीं है भाई, और आपने क्रेडिट ले लिया। और इज फाउंड नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर्ड इन रजिस्ट्रेशन, या जो प्लेस उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बताई है वहां से तो वो बिजनेस ही नहीं कर रहा है, ये ग्राउंड हो सकता है। सेकेंड, द क्रेडिट इज अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइस डेबिट नोट विदाउट एक्चुअली रिसीविंग एनी गुड्स और सर्विसेज, और बोथ गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली में रिसीव तो करी नहीं, और क्या ले लिया भाई, क्रेडिट ले लिया, तो फिर गलत बात है। द क्रेडिट इज अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइस डेबिट नोट द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हैज बीन नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट, टैक्स ही गवर्नमेंट को पे नहीं किया गया, ये एक ग्राउंड हो सकता है। ये सब हो सकते हैं आपके ग्राउंड रीजन टू बिलीव के लिए, ठीक है। टैक्स ही पे नहीं हुआ है गवर्नमेंट को। द रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग द क्रेडिट इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, जो रिसिपिएंट है या जो क्लेम कर रहा है क्रेडिट वही एग्जिस्ट नहीं करता है। और फाउंड नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम प्लेस डिक्लेयर्ड इन रजिस्ट्रेशन में जो जगह बताई वहां से बिजनेस ही नहीं कर रहा है। या तो द क्रेडिट इज अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट हैविंग एनी इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी वैलिड डॉक्यूमेंट, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं है, इनवॉइस ही नहीं है, डेबिट नोट ही नहीं है और क्रेडिट ले रहा है। तो ये 5 ग्राउंड हो सकते हैं जिसमें क्या हो सकता है, रीजन टू बिलीव हो सकता है, भाई, ठीक है। क्या 5 चीजें बात हुई कि भाई सप्लायर या तो आपका क्या है, नॉन एग्जिस्टेंट है या नहीं कंडक्ट कर रहा है बिजनेस फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर्ड इन रजिस्ट्रेशन। सेकंड, आपने गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली रिसीव ही नहीं किया और क्रेडिट ले रहे। थर्ड, ये हो सकता है आपका टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट को पे ही नहीं हुआ, रिसिपिएंट ही नॉन एग्जिस्टेंट है, या रिसिपिएंट क्या नहीं बिजनेस नहीं कर रहा है फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर्ड इन रजिस्ट्रेशन। या क्या हो सकता है भाई आपको इनवॉइस या वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मिला और आपने क्या कर रहे हो, आप क्रेडिट अवेल कर रहे हो। तो ये 5 क्या हो सकते हैं, ग्राउंड हो सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है भाई आपका रीजन टू बिलीव हो सकता है, किस चीज की, यही 5 ग्राउंड होंगे तो ही कोई भी कमिश्नर या कोई भी जो ऑफिसर उससे ऑथराइज है उसे रीजन टू बिलीव हो सकता है कि भाई आईटीसी या तो इनएलिजिबल था या फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है, तो ही वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है किस चीज के लिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट नहीं कर सकते।
डेबिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो गाइडलाइंस आई, उन्होंने बताया कि भाई यही ग्राउंड्स हो सकते हैं आपके, यही ग्राउंड्स हो सकते हैं। जो सेक्शन में लिखा था उसी को और क्लियर कर दिया उन्होंने, गाइडलाइंस दे दी यहाँ पे, ताकि सब अपना अपना जजमेंट ना लगाएं। प्रॉपर अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ रूल 86 है, द कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रॉपर ऑफिसर इज द प्रॉपर ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर अंडर रूल 86 है। रूल 86 है के पावर्स की प्रॉपर ऑफिसर कौन है? प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर वो ऑथराइज कर सकते हैं भाई। द कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर में ऑथराइज एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी, वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ऑथराइज कर सकते हैं किसी को भी ऑफिसर्स को सबऑर्डिनेट टू हिम नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, टू बी प्रॉपर ऑफिसर फॉर एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर रूल 86 है, ठीक है। क्या कर सकते हैं? नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी, टू बी द प्रॉपर ऑफिसर फॉर एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर रूल 86 है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मॉनेटरी लिमिट, कौन सी मॉनेटरी लिमिट्स पे? इन मॉनेटरी लिमिट्स के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर ऑफिसर कौन रहेगा आपका? डिपेंड करेगा आपके मॉनेटरी लिमिट पे, क्या कि आपका इनएलिजिबल आईटीसी या फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड आईटीसी कितना है। आपका इनएलिजिबल आईटीसी या फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड आईटीसी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 10-20 लाख की बात है, ठीक है। तो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ही आपके ऑफिसर हो जाएंगे, जो आपका क्या कर सकते हैं? डिसअलाउ कर सकते हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल और फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड आईटीसी अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख है फॉर एग्जाम्पल, देन ऑफिसर टू डिसअलाउ डेबिट ऑफ अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कौन हो सकते हैं? एसीडीसी हो सकते हैं, एसीडीसी हो सकते हैं भाई। 1 करोड़ से 5 करोड़ की बात है तो फिर एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, प्रॉपर ऑफिसर रहेंगे, प्रॉपर ऑफिसर रहेंगे। 5 करोड़ से ज्यादा की बात है तो प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, 5 करोड़ से ज्यादा की बात है तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, ठीक है। तो ये क्या बताइए? प्रॉपर अथॉरिटी बताइए रूल 86A के लिए। नेक्स्ट, रिफंड चैप्टर के अमेंडमेंट देखेंगे। रिफंड ऑफ जीएसटी कैन बी क्लेम्ड ऑन सबमिटिंग द अटेस्टेड कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस by the UIN holder if the UIN is not mentioned therein। क्या बात हुई भाई कि आपको जीएसटी का रिफंड क्लेम करना है, जीएसटी का रिफंड क्लेम करना है, और क्या हो गया यहाँ पे यूआईएन मेंशन नहीं है, यूआईएन मेंशन नहीं है, तो उस केस में कैसे कर सकते हैं? आप ले सकते हैं बाय सबमिटिंग द कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस, अटेस्टेड कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय द यूआईएन होल्डर, ठीक है। एक प्रोविजन इंसर्ट हुआ, रेट्रोस्पेक्टिवली देखेंगे। सबसे पहले रूल 95 किससे रिलेटेड था आपको ध्यान है? इसमें प्रोविजंस होते थे। रूल 95 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड ऑन नोटिफाइड इनवर्ड सप्लाई। ये लोग अगर नोटिफाइड इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं, कौन? नोटिफाइड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशंस एक्ट, और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री और एनी अदर नोटिफाइड पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। तो ये लोगों को क्या बोला कि भाई ये लोगों को क्या चाहिए? यहाँ पे रिफंड ऑफ टैक्सेस चाहिए। किस चीज के रिफंड चाहिए होते थे? जो भी इनको इनवर्ट सप्लाई मिलती थी उसके रिफंड चाहिए होते थे। तो वो प्रोविजंस रूल 95 में हमने पढ़े थे। वहां पे एक कंडीशन थी, वन ऑफ द कंडीशन प्रिस्क्राइब देयरइन वाज फॉर सैंक्शन ऑफ रिफंड नेम एंड जीएसटीआईएन यूआईएन ऑफ द एप्लीकेंट इज मेंशन्ड इन टैक्स इनवॉइस। सो नाम, जीएसटीआईएन, यूआईएन जो भी एप्लीकेंट का है वो टैक्स इनवॉइस में होना चाहिए। नाम, जीएसटीआईएन, यूआईएन जो भी है एप्लीकेंट का यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। एक कंडीशन थी, रिफंड सैंक्शन करने की कंडीशन थी, नाम एंड जीएसटीआईएन, यूआईएन होना चाहिए एप्लीकेंट का। A provision has been inserted retrospectively with effect from this date। एक प्रोविजन इंसर्ट हुआ retrospectively इस डेट से, टू द सब रूल दैट, इसी पे एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया। प्रोविजो जो है आपका retrospectively इंसर्ट हुआ। प्रोविजो क्या बोलता है? बड़ी सिंपल सी बात बोलता है that where UIN of applicant is not mentioned in tax invoice, टैक्स इनवॉइस पे अगर UIN मेंशन नहीं है तो उस केस में refund of tax paid by the applicant on such invoice shall be available। refund मिल जाएगा only if copy of invoice duly attested by the authorized representative of the applicant is submitted along with refund application form। refund application form के साथ आपको क्या करना है? यहाँ पे सीधी बात है, refund application के साथ एक copy of invoice को duly attest करो और submit कर दो। एप्लीकेंट के जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो क्या कर देगा? यहाँ पे अटेस्ट कर दो और उसको सबमिट कर दो, अटेस्ट कर दो, सबमिट कर दो। सो इन शॉर्ट बात क्या हुई? दस इफ यूआईएन इज नॉट मेंशन इन टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस पे अगर यूनिक आइडेंटिटी नंबर मेंशन नहीं है, देन रिफंड शैल बी अवेलेबल, तो भी रिफंड मिल जाएगा टू एप्लीकेंट ऑन सबमिशन ऑफ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सच इनवॉइस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। अटेस्टेड कॉपी ऑफ इनवॉइस सबमिट करेंगे तो भी मिल जाएगा। प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टेन रिफंड रिलेटेड इशू। एक क्लैरिफिकेशन आया बेटा, छोटी मोटी चीजें देखेंगे। क्लैरिफिकेशन विद रिगार्ड टू रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है, एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आया। सबसे पहली बात, नो टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो पैसा पड़ा है दैट इज लाइक योर बैंक अकाउंट ओनली, आपका ही पैसा है।
उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है रिफंड क्लेम के लिए। सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन आया। So the provisions of 54(1) regarding time period within which an application for refund can be filed would not be applicable in case of refund of excess balance in electronic cash ledger। तो जो टाइम पीरियड है, ठीक है, रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो अप्लाई नहीं होता किसमें, यहाँ पे अगर आपको रिफंड क्लेम करना है किस चीज का, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का। एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो है उस पर कोई टाइम पीरियड अप्लाई नहीं होता। पहली बात ये बोली, क्लैरिफिकेशन है। सेकेंड बात बोली, नो सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई डिक्लेरेशन जो लगता है वो नहीं लगेगा यहाँ पे। किस चीज के लिए, क्या बताने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, neither a declaration by the applicant nor a certificate by chartered accountant, cost accountant is required to be furnished to establish that there is no unjust enrichment। तो यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट, यहाँ पे कोई भी डिक्लेरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट की, कोई भी डिक्लेरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज for not passing the incidence of tax to any other person, for not passing the incidence of tax to any other person। यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट की, कोई भी डिक्लेरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो in case of refund of excess balance in electronic cash ledger, neither declaration by applicant nor certificate by chartered accountant is required to be furnished that there is no unjust enrichment। ठीक है, यहाँ पे बहुत क्लियर कर दिया कि कोई भी जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, TDS TCS डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी रिफंडेड एज एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपका जो भी TDS डिडक्ट होता है, जो भी TCS कलेक्ट होता है, ठीक है, वो कहाँ पे आता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता है, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता है। सो द अमाउंट डिडक्टेड कलेक्टेड एज TDS TCS by TDS deductor TCS collectors under the provision of section 5152 and credited to electronic cash ledger is equivalent to cash deposited in the electronic cash ledger। उसको वैसे ही माना जाएगा, उस पर वही सारे प्रोविजंस लगेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे लगते हैं। जो आपका TDS डिडक्ट किया जाता है, डिपॉजिट यहाँ पे TCS कलेक्ट किया जाता है, वो कहाँ पे आता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता है। It is not mandatory for the registered person to utilize TDS TCS of amount credited to his electronic cash ledger only for the purpose of discharging tax liability। सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी के लिए तो यूज कर ही सकता है डिस्चार्ज करने के लिए, बट जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी के लिए उसको यूज करना है, उसी के लिए उसको यूज करना है। वो चाहे तो जो बच्चा पैसा बच जाता है यहाँ पे, उसे क्या कर सकता है, उसे रिफंड भी कर सकता है। द registered person is at his full liberty to discharge tax liability in respect of supply made by him during a period through debit in electronic credit ledger or through debit in electronic cash ledger as per his choice and availability of balance in said ledger। उसको चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूज करे, चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस यूज करे, उसकी लिबर्टी, उसको जैसे यूज करना है वैसे वो यूज कर सकता है। एनी अमाउंट विच रिमेन्स अनयूटिलाइज इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो भी पैसा बच जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में after discharge of tax dues and other dues under the GST Act and rules made thereunder can be refunded to registered person as excess balance in electronic cash ledger। जो भी पैसा बच जाता है वो क्या कर सकते हैं, उसको रिफंड कर सकते हैं as excess balance in electronic cash ledger, as excess balance in electronic cash ledger in accordance with the provision to section 54(1) read with section 49(6) in accordance with these provisions। ठीक है, तो जो भी पैसा बच जाता है वो क्या कर सकता है, रिफंड कर सकता है, क्या बिल्कुल कर सकता है। जो भी अनयूटिलाइज अमाउंट बच जाता है उसे क्या कर सकता है, वो रिफंड कर सकता है, रिफंड कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात हुई, एक सिंपल सा एक क्लैरिफिकेशन आया। क्लैरिफिकेशन किससे रिगार्डिंग आया, एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है उसके लिए बात आई है। एक तो बात है कि उस पर कोई टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम। दूसरी बात हुई, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड नहीं टू एस्टेब्लिश दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। और TDS TCS जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को, उसको एज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो बैलेंस है उसी के जैसे माना जाएगा। वो चाहो तो आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट, चाहो तो उसका रिफंड ले सकते हो, जो भी आपको लगता है आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, ये एक क्लैरिफिकेशन आया। दूसरा क्लैरिफिकेशन आया किस चीज से रिलेटेड, क्लैरिफिकेशन ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेवेंट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में जो रिलेवेंट डेट रहेगी वो क्या रहेगी, वो बात आई। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, देखो मैं मेन बुक भी यहाँ पे खोलती हूँ। देखो अलग अलग केसेस में रिलेवेंट डेट हमने पढ़ी थी, अलग अलग केसेस में रिलेवेंट डेट पढ़ती है। रिलेवेंट डेट क्यों पढ़नी पड़ती है आपको ध्यान है, सेक्शन 54(1) क्या बोलता है, एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स इंटरेस्ट इफ एनी ऑन सच टैक्स और एनी अदर अमाउंट पेड बाय मे मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। कितने दिन में करना है एप्लीकेशन, 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट में करना चाहिए, 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट पे करना चाहिए एप्लीकेशन। ठीक है, अब
इसीलिए रिलेवेंट डेट इंपॉर्टेंट है। तो इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट रिलेवेंट डेट क्या रहेगी? इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट रिलेवेंट डेट क्या रहेगी? ये अमेंडमेंट आया। सो इन केस ऑफ supply of goods regarded as deemed export where a refund of tax is paid in respect of supply of such goods. So जिस केसेस में क्या है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है जिसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना गया है, रिफंड जो अगर मिलने वाला है उसमें, तो उस केस में रिलेवेंट डेट रहती है डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न रिलेटिंग टू सच सप्लाई बाय द सप्लायर। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न रिलेटिंग टू सच सप्लाई बाय द सप्लायर। ठीक है, ये देखो रिलेवेंट डेट की बात करते हैं। इट हैज बीन क्लैरिफाइड that clause B of explanation 2 under section 54 is applicable for determining relevant date in respect of refund of amount of tax paid under on supply regarded as deemed export irrespective of fact whether the refund is claimed by the supplier or recipient. deemed export के केस में आपको पता है सप्लायर रेसिपिएंट दोनों भी रिफंड, कोई भी रिफंड क्लेम कर सकता है। For the tax on supply of goods regarded as deemed export would be paid by the supplier in his return. Therefore, relevant date for the purpose of filing refund claim for refund of tax paid on such supply would be date of filing return relating to such supply by the supplier. So क्या रहेगा? जिस दिन यहाँ पे रिटर्न क्या सप्लायर फाइल कर रहा है, जिस दिन रिटर्न कौन फाइल कर रहा है? सप्लायर फाइल कर रहा है, वो क्या रहेगी? रिलेवेंट डेट रहेगी इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, तो ये जो अमेंडमेंट है आप बुक में कर सकते हो, ये हमने रिलेवेंट डेट इस तरीके से पढ़ी थी, तो यहाँ पे अमेंडमेंट है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रिफंड चैप्टर में यही अमेंडमेंट है। नेक्स्ट डिमांड एंड रिकवरी के अमेंडमेंट्स देखेंगे। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 129 एंड 130 डीलिंग फ्रॉम प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 74। आपको ध्यान हो एक्सप्लेनेशन था वहां पे, एक्सप्लेनेशन में अमेंडमेंट आया है, एक्सप्लेनेशन में अमेंडमेंट आया है 73 74 में। जो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था, ये देखो मैं मेन बुक खोलती हूँ, तो ये जो एक्सप्लेनेशन था इसमें अमेंडमेंट आया है, ये अमेंडेड है। बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है, देखेंगे। अर्लियर एज पर क्लॉज 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 74 वेयर नोटिस अंडर द सेम प्रोसीडिंग इज इशूड टू मेन पर्सन liable to pay tax and some other person. Such proceeding against the main person have been concluded under 73-74. The proceeding against all person liable to pay tax under section 122, 125, 129 and 130 are deemed to be concluded. तो पहले क्या होता था, पहले क्या पोजीशन थी कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, अगर 73, 74 की बात कर रहे हैं, वहां पे एक्सप्लेनेशन था, अगर नोटिस इशू करी है किसी प्रोसीडिंग्स की, किसको? जो मेन पर्सन है जो लायबल टू पे टैक्स था, और दूसरे लोगों को भी फॉर एग्जांपल नोटिस इशू करेगी, और प्रोसीडिंग्स अगर मेन पर्सन के अगेंस्ट कंक्लूड हो जाती 73 74 की, तो डीम टू बी कंक्लूडेड थी। बाकी लोगों के अंदर भी जो प्रोसीडिंग्स हो सकती सेक्शन 122 के अंदर, 125 के अंदर, 129 के अंदर, 130 के अंदर, तो दैट आर डीम टू बी कंक्लूडेड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेन पर्सन को कोई नोटिस इशू हुई है, ठीक है, उसकी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो गई, तो जो कनेक्टेड पर्सन है जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टर है, कोई भी हो सकता है, तो उस केस में उनके लिए भी इट विल बी डीम टू बी कंक्लूडेड, इट विल बी डीम टू बी कंक्लूडेड जो भी प्रोसीडिंग्स होगी 122 की, 125 की, 129 की, 130 की। दिस वाज अर्लियर पोजीशन। अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है देखेंगे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/22 द सेक क्लॉज हैज बीन अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट as per the amended position. The conclusion of proceeding under 73 74, the proceeding under 122 125 will be deemed to be included but not the proceedings under 129 130. so यहाँ पे अब क्या बोल दिया, यहाँ से 129 और 130 को हटा दिया है एक्सप्लेनेशन से, मतलब कि जो प्रोसीडिंग्स 122 125 की वो तो डीम टू बी इंक्लूडेड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 122 की किसकी होती है? पेनल्टी फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंसेस, जनरल पेनल्टी 125 की, वो तो डीम टू बी कंक्लूडेड हो जाएगी, बट 129 130 नहीं होगी। दिस मेक्स डिटेंशन, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ द गुड्स, डिटेंशन जो है हमारा 129, कॉन्फिस्केशन 130। सो this makes detention, seizure, confiscation of the goods and conveyance and transit a separate proceeding from recovery of tax. वो एक separate proceedings हो जाएगी, वो एक separate proceeding हो जाएगी। amended clause क्या बोलता है? where the, ये देखो ये है अब amended clause 2 of explanation 1, where the notice under the same proceeding is issued to the main person, नोटिस सेम प्रोसीडिंग की इशू हुई है, मेन पर्सन को लायबल टू पे टैक्स एंड सम अदर पर्सन, और दूसरे लोगों को भी हुई है। सच प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मेन पर्सन हैव बीन कंक्लूडेड, मेन पर्सन के अगेंस्ट की प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हुई है अंडर 73 एंड 74। द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ऑल पर्सन लायबल टू पे पेनल्टी अंडर 122 125 आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। उस केस में जो भी प्रोसीडिंग्स है बाकी लोगों के अगेंस्ट वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी डीम टू बी कंक्लूडेड अंडर 122 125। अगर कोई प्रोसीडिंग्स है तो दैट विल बी डीम टू बी कंक्लूडेड। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट क्या बोलता है? अगर कहीं भी प्रोसीडिंग नोटिस इशू हुई है अंडर सेम प्रोसीडिंग्स मेन पर्सन को,
और अदर पर्सन को भी, और प्रोसीडिंग्स यहाँ पे क्या हुई है, अगेंस्ट मेन पर्सन कंक्लूड हुई है, तो दूसरे लोगों जो ऑल अदर पर्सन है उनकी भी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएगी, किसकी 120 to 125 की कंक्लूड हो जाएगी। 120 to 125 की क्या हो जाएगी, इट विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। 129 130 की नहीं होगी, वो उन सेक्शंस के हिसाब से चलेगी, 120 130 129 130 सेक्शन के हिसाब से चलेगी। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ये जो आपका अमेंडमेंट हुआ है, एक्सप्लेनेशन है आपकी बुक में, इसमें 120 to 125, पहले 129 130 भी होगा, उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो, अभी वो हट गया, दैट्स इट, इतना छोटा सा अमेंडमेंट है। नेक्स्ट, सेल्फ असेस टैक्स टू इंक्लूड टैक्स पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई अंडर GSTR1। सेल्फ असेस टैक्स में क्या आएगा, टैक्स पेएबल on outward supply under GSTR1 but not included in return under section 39, but return में include नहीं किया, एक बार section 7512 पूरा डिटेल में देखते हैं, ठीक है, और इस अमेंडमेंट को भी एनालिसिस डिटेल में देखते हैं। मैं मेन बुक ओपन करती हूँ, यहाँ पे भी वही चीज है, मेन बुक से देखते हैं। अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स, जो आपने खुद असेस किया है टैक्स, सेल्फ असेस टैक्स और इंटरेस्ट रिमेनिंग अनपेड टू बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 79। क्या बोला कि भाई कोई भी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स है या इंटरेस्ट है जो कि अनपेड है, वो कैसे रिकवर करना है आपको, अंडर सेक्शन 79 रिकवर करेंगे, अंडर सेक्शन 79 रिकवर हो जाएगा। क्या बात हो गई, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 73 74, 73 74 में जो लिखा है लिखे रहने दो ना, जो लिखा है लिखे रहने दो। वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 रिमेन्स अनपेड, जहां पे कोई भी सेल्फ असेस टैक्स है जो रिटर्न के हिसाब से, जो आपने खुद बताया कि हाँ भाई ये मेरा सेल्फ असेस टैक्स बनता है रिटर्न के हिसाब से, वो आपने पे नहीं किया, इधर होलली या पार्टली, और any amount of interest जो payable था on such tax remains unpaid, the same shall be directly recovered under the provisions of section 79। directly recovery proceeding 79 की स्टार्ट कर देंगे, मतलब 73 74 की नोटिस भी इशू नहीं करेंगे, कुछ नहीं, कोई शो कॉज नोटिस नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग्स आपकी शुरू हो जाएगी। डायरेक्टली अभी 79 पढ़ेंगे, डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएगी, किस केस में, सेल्फ असेस टैक्स या जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आपने अगर पे नहीं किया तो, वो आपने पे नहीं किया तो। अब देखो प्रैक्टिकली मुश्किल है, क्यों मुश्किल है प्रैक्टिकली, भाई जब हम रिटर्न फाइल करते तो पेमेंट करते फिर रिटर्न फाइल करते, जीएसटी में तो सिस्टम ही ऐसा बना है, पेमेंट करते फिर रिटर्न फाइल करते, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से एक एक्सप्लेनेशन डाला। क्या बोला देखते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन सेल्फ असेस टैक्स शैल इंक्लूड tax payable in respect of details of outward supply furnished under section 37। सेल्फ असेस टैक्स में क्या आएगा, जो डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाई की आपने बताई है, कहां, GSTR1 में, आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 37, बट नॉट इंक्लूडेड इन द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39, बट आपने 3B में इंक्लूड नहीं की, मतलब GSTR1 में तो मैंने दिखा दी मेरी सेल 1 करोड़ की, 1 करोड़ की, और GSTR1 में मैंने दिखा दी मेरा आउटवर्ड सप्लाई सेल 1 करोड़ का, और 3B में तो मेरा आउटवर्ड में कितना, यहाँ पे 20 लाख रुपए का ही दिखा रही हूँ मेरा सप्लाई, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या किया, GSTR1 में तो आउटवर्ड सप्लाई पूरी ज्यादा रिपोर्ट कर दी, परंतु 3B में नहीं करी, तो टैक्स पे नहीं किया आपने, तो टैक्स पे नहीं किया, तो इसमें क्या बोला, सेल्फ असेस टैक्स में क्या आएगा, टैक्स पेएबल, क्या टैक्स पेएबल होता है आपका आउटवर्ड सप्लाई का GSTR1 के हिसाब से, पर आपने इंक्लूड नहीं किया GSTR3B में, बट आपने इंक्लूड नहीं किया GSTR3B में, तो क्या होगा, ये भी सेल्फ असेस टैक्स में आएगा। गवर्नमेंट ने बड़ी स्मार्टली ये बता दिया, पढ़ेंगे। Where the tax payable in respect of details of outward supply furnished in GSTR1 has not been paid through GSTR3B, either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid। क्या बात हुई कि भाई कुछ भी टैक्स पेएबल आता है आपका GSTR1 के हिसाब से, वो आपने नहीं पे किया GSTR3B में, ईदर होली या पार्टली, या कोई भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल अगर आता है उस टैक्स पे, then in such cases the tax short paid on such self-assessed tax and the self-admitted liability and interest thereon are liable to be recovered under section 79।
तो उसका डायरेक्टली आपका रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो जैसे आपने GSTR 1 में बताया और आपने क्या किया 3B में पे नहीं किया या इंटरेस्ट अगर बनता है तो उस केस में क्या बोला है गवर्नमेंट ने, यहाँ बोला है कि भाई डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन कहाँ पे हो जाएगा 79 हो जाएगा। 73 74 की कोई भी यहाँ पे जो भी चीजें शो कॉज नोटिस वगैरह इशू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओवरराइड कर रहा है किसको, 73 और 74 को ओवरराइड कर रहा है। However, एक बात आई, द डिफरेंस मिसमैच बिटवीन डिटेल्स ऑफ GSTR 1 एंड 3B में अराइज ड्यू टू जेन्यून रीजन। कभी कभी जेन्यून रीजन से भी डिफरेंस हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा बोगस इनवॉइस वाले हो। भाई बोगस इनवॉइस वाले तो आएंगे ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसमें आएंगे तो कवर हो जाएंगे कि भाई क्या किया उसने कि भाई इनवॉइसिंग करते जा रहा है, GSTR 1 से डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में डाल दी 1 करोड़ की इनवॉइसेस, अगले के 2B में चले गया, अगले ने क्रेडिट ले लिया और हमने तो 3B में वैल्यू ऑफ सप्लाईज कितनी बताई 20 लाख और उसी का टैक्स भरा। तो 80 लाख की जो बोगस हमने एक्स्ट्रा इनवॉइस इशू करी, जबरदस्ती अगला क्रेडिट ले रहे हैं क्योंकि हमने GSTR 1 में दिखा दिया, तो वो तो यहाँ पे आएंगे ही, उनके अगेंस्ट तो डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, कोई शोकॉज नोटिस वोटिस की जरूरत ही नहीं है। आपकी एडमिटेड लाइबिलिटी है, आपकी एडमिटेड लाइबिलिटी है, ओवरराइड हो रहा है 73 74, ठीक है। बट कभी कभार डिफरेंस मिसमैच कोई जेन्यून रीजन के कारण भी हो सकते हैं, कोई जेन्यून रीजन के कारण भी ऐसा हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, a typographical error wrongly reported in details in GSTR 1 or 3B which may be rectified in subsequent GSTR 1 और 3B। भाई गलती से यहाँ पे गलती हो गई, गलती से हो गई यहाँ पे, ठीक है, कोई गलती अगर हो गई, कोई रॉन्ग रिपोर्टिंग हो गई मेरे GSTR 1 में या GSTR 3B में, आगे के पीरियड में मैं सुधार सकता हूँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या where a supply could not be declared in GSTR 1 of an earlier tax period, या कोई सप्लायर डिक्लेयर नहीं कर पा रही हूं मैं GSTR 1 में किसी अर्लियर टैक्स पीरियड की, दो द टैक्स ऑन द सेम वाज पेड बाय करेक्टली रिपोर्टिंग द सेम इन 3B, परंतु मैंने टैक्स क्या किया है, सही पे कर दिया है उसका 3B में सही रिपोर्टिंग करके ऑफ द टैक्स पीरियड, डिटेल्स में नाउ भी रिपोर्टेड इन GSTR 1 ऑफ द करंट पीरियड, अभी करंट पीरियड की GSTR 1 में मैंने सही यहाँ पे डिटेल्स दे दी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन इशू किया और बोला कि अगर मिसमैच है GSTR 1 और 3B में तो ऑफिसर को पहले क्या करना है, कम्युनिकेशन सेंड करेगा टू द रजिस्टर्ड पर्सन टू पे द सेल्फ असेस टैक्स, शॉर्ट पेड नॉट पेड। तो जो भी सेल्फ असेस टैक्स है अगर डिफरेंस आया तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन, पहले तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सब बोल दिया कि भाई डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है एंड ऑल दैट, फिर गवर्नमेंट को समझा कि नहीं यार जेन्यून चीजें भी हो सकती है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अच्छा GSTR 1 3B में डिफरेंस है तो यहाँ पे क्या बोला जाए, एक कम्युनिकेशन भेजा जाए, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, कि भाई ये जो भी आपने सेल्फ असेस टैक्स है, आपका जो भी शॉर्ट पे हो रहा है, नॉट पे हो रहा है, वो क्या करें, आप यहाँ पे आप उनको क्या बोले, आप पे करें या एक्सप्लेन करें रीजन कि भाई आप क्यों नहीं पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल क्यों डिफरेंस है, विद इन अ रीजनेबल टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बता देंगे इतने दिन में, रीजनेबल टाइम में क्या है आपको रिप्लाई करना है। रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर 79 विल बी इनिशिएटेड बाय द ऑफिसर ओनली व्हेन द सेट पर्सन, रिकवरी प्रोसीडिंग 79 की कब शुरू करेगा ऑफिसर, अगर he fails to reply to the proper officer, अगर वो he fails to reply, first thing, second fails to make payment of such amount short paid not paid within the prescribed time, या वो क्या करता है, पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, fails to make payment of such amount short paid not paid within a prescribed time, और fails to explain the reason for such amount short paid not paid, या वो क्या करता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता रीजन जो भी अमाउंट उसने शॉर्ट पे या नॉट पे किया है तो, नॉट पेड किया है तो, ठीक है। तो या तो वो रिप्लाई नहीं करता है फर्स्ट, या क्या करता है वो पेमेंट नहीं करता है जो भी रिक्वायर्ड है, हाँ भाई मान रहा है वो भी पेमेंट करना है, वो पेमेंट नहीं करता है, या वो रीजन ही एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो उस केस में फिर रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी। 73 74 की प्रोसीजर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, नोटिस वोटिस इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बात हुई थी इसमें गवर्नमेंट ने सबसे पहले 7512 क्या बोलता है कि अगर कोई सेल्फ असेस टैक्स है आपका या इंटरेस्ट है जो आपने पे नहीं किया है तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 79 की रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, 73 74 फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई सेल्फ असेस टैक्स में क्या आएगा, जो आपने GSTR 1 में टैक्स पेएबल बताया बट GSTR 3B में नहीं बताया, तो उस केस में क्या होगा, अगर मिसमैच है GSTR 1 3B में तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, परंतु रुकिए, अगर यहाँ पे कभी कभार जेन्यून रीजन के कारण भी ये डिफरेंसेस हो सकते हैं तो ऑफिसर को क्या करना है, पहले एक कम्युनिकेशन सेंड करना है टैक्स पेयर को, उसको रीजनेबल टाइम पर रिप्लाई कर रहे हैं कि क्यों डिफरेंस है GSTR 1 और 3B में, और अगर
वो रिप्लाई नहीं करता है या वो टैक्स पे नहीं करता है या एक्सप्लेन नहीं कर पाता है रीजन के, तो फिर आप रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दीजिए 79 के डायरेक्टली। 73 74 फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इन शॉर्ट समझ में आया? आई होप आया ही होगा बिल्कुल। नेक्स्ट सेक्शन 83 में यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है एंड यहाँ रूल 159 में देखेंगे, ये हम ये मेन बुक से ही देखेंगे। सेक्शन 83 रिलेटेड रूल्स हम ये एक बार सारा ही पढ़ते हैं। Provisional attachment to protect revenue in certain cases. Where after the initiation of any proceeding under Chapter 12, Chapter 14 और Chapter 15, कहाँ पे आपकी प्रोसीडिंग शुरू हो गई है? यहाँ पे क्या हुआ है? आपकी प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। कौन सी? Chapter 12 में आती है बेटा असेसमेंट। असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स आपकी चालू है। या चैप्टर 14 में आता है इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट वाली प्रोसीडिंग्स आपकी चालू है। या चैप्टर 15 किससे रिलेटेड है? डिमांड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स चालू हो गई है आपकी, प्रोसीडिंग्स आपकी चल रही है। अब क्या हुआ? द कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, कमिश्नर को क्या लगा कि भाई इन यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, इट इज नेसेसरी सो टू डू ही में बाय ऑर्डर राइटिंग attach provisionally any property including bank account belonging to the taxable person or any person specified in 122 1A in the manner prescribed। यहाँ क्या हुआ? कमिश्नर को लगा कि भाई यहाँ कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है और बहुत जरूरी है इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आपकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे अटैच करना प्रोविजनली। आपकी क्या करना है? उनको ऐसा लगता है कि प्रोविजनल अटैच करनी पड़ेगी आपकी प्रॉपर्टी, आपका बैंक अकाउंट। किसका? टैक्सेबल पर्सन का, या कोई और अदर पर्सन भी चलेगा 122 1A वाला। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑफिसर को ऐसा लगता है टैक्सेबल पर्सन या कोई और पर्सन जो 122 1A में दिया हुआ है, क्या जरूरी है? यहाँ पे बहुत जरूरी है इनकी प्रॉपर्टी अटैच करना। ऑफिसर को लग रहा है ये भाग जाएंगे, हो सकता है ये भाग जाए, तो प्रोविजनली अटैच करना बहुत जरूरी है इनकी प्रॉपर्टी। तो क्या ऑफिसर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ऑफिसर को पावर दिया हुआ है सेक्शन 83 प्रोविजनल अटैचमेंट करने का, प्रोविजनल अटैचमेंट करने का। एवरी सच प्रोविजनल अटैचमेंट शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। कब तक रहेगा प्रोविजनल अटैचमेंट आपका? शी सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, 1 साल तक के आपको क्या रहेगा यहाँ पे? प्रोविजनल अटैचमेंट रहेगा वैलिड, 1 साल वैलिड रहेगा। The related provisions contained in CGST rules are as follow। ये तो हमने सेक्शन 83 पढ़े स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स। अब रूल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजनल अटैचमेंट से रिलेटेड यहाँ पे देखेंगे। Where the commissioner decides to attach any property including bank account in accordance with the aforesaid provision, he shall pass an order to the effect mentioning therein the details of property which is attached। Obviously अगर यहाँ पे कमिश्नर को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी अटैच करनी है इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट ऑल्सो, तो ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? एक ऑर्डर तो देना पड़ेगा। सबसे पहले वो ऑर्डर देगा, उसमें मेंशन करेगा कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी अटैच करिए, ये अकाउंट अटैच किया। सबसे पहले क्या होगा? यहाँ कमिश्नर सबसे पहले एक ऑर्डर देगा। द कमिश्नर shall send a copy of order of attachment to the concerned revenue authority, transport authority or any such authority to place encumbrance on the said movable immovable property, which shall be removed only on written instruction from the commissioner to the effect, and copy of such order shall also be sent to person whose property is being attached। तो यहाँ पे जो यहाँ ऑर्डर दिया उन्होंने प्रोविजनल अटैचमेंट का, उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो ऑर्डर रहेगा उसकी कॉपी भेजेगा वो रेवेन्यू अथॉरिटी को, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी रहेगी उनको वो क्या करेगा? ऑर्डर देगा। और साथ साथ में ऑर्डर किसको जाएगा? उसे भी जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी अटैच है। ऑब्वियसली जिसकी प्रॉपर्टी अटैच कर रहा है उसको भी कॉपी ऑफ ऑर्डर जाएगा। Where the property attached is of perishable or hazardous nature, and if the person whose property has been attached pays an amount, अब perishable nature की है भाई, hazardous nature की, खराब होने वाली है, या यहाँ पे कुछ क्या है, यहाँ पे एकदम खतरे वाली चीज है, कोई hazardous nature की है, तो और यहाँ पे perishable hazardous nature की है, और यहाँ पे क्या करता है? जिसकी प्रॉपर्टी अटैच होती है उसने पे कर दिया अमाउंट इक्वलेंट टू मार्केट प्राइस ऑफ सच प्रॉपर्टी, उसका जो भी मार्केट प्राइस है या तो वो पे कर दिया, और द अमाउंट दैट इज और मे बिकम पेबल बाय सच पर्सन विच एवर इज लोअर, या उसका जो भी टैक्स वैक्स ड्यू पेबल है वो उसने पे कर दिया। देन सच प्रॉपर्टी शैल बी रिलीज्ड फोर्थविथ बाय एन ऑर्डर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन प्रूफ ऑफ पेमेंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन था भाई? यहाँ पेरिशेबल नेचर की आपकी कोई चीज है, हैजार्डियस नेचर की, आपने देखा इन्हें अटैच किया, आपने तुरंत पे कर दिया, खराब होगी, क्या मतलब है चीज, तो आपने क्या किया? उस केस में पे कर दिया। तो उस केस में क्या करेंगे? वो आपकी प्रॉपर्टी रिलीज कर देंगे। आपने या तो मार्केट प्राइस पे कर दिया, या जो भी अमाउंट आपसे ड्यू था वो आपने पे कर दिया, विच एवर इज लोअर, मार्केट प्राइस और द अमाउंट ड्यू विच एवर इज लोअर आपने पे कर दिया, तो गवर्नमेंट क्या कर देगी? आपकी प्रॉपर्टी रिलीज कर देगी।
However, where such person fails to pay the amount referred above in respect of said property, perishable hazardous nature, the commissioner may dispose such property and the amount realized thereby shall be adjusted against tax, interest, penalty, fee or any other amount payable by such person. अब भाई perishable nature की hazardous nature, ये आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. ऑफिसर बोलेगा यार मैं रखे रहूंगा, भाई अटैच भी कर ली, मतलब नहीं निकलेगा, पेरिशेबल है, पेरिश हो जाएगी, हैजार्डियस है, अपने कोई खतरा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, इसको बेचो बाचो, खत्म करो, तो डिस्पोज कर देगा ऑफिसर. ठीक है, ऑफिसर कोई ज्यादा उसके लिए कोई वेट नहीं करना है, ऑफिसर क्या कर देगा, उसको डिस्पोज कर देगा. जो पैसा आएगा वो कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, जो भी आपसे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी ड्यू है उसके अगेंस्ट वो एडजस्ट हो जाएगा, उसके अगेंस्ट वो एडजस्ट हो जाएगा. एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज अटैच्ड में फाइल एन ऑब्जेक्शन to the effect that the property attached was or is not liable to attachment. Any person whose property is attached, जिसकी भी property attached है, वो एक objection फाइल कर सकता है कि जो property attach की है या तो उसको attachment की कोई आवश्यकता नहीं थी. And the commissioner may, after affording an opportunity of being heard to the person filing the objection, release the said property by an order. और कमिश्नर को क्या लगता है कि हाँ भाई ठीक है, अगर सही बात है, ऑफिसर उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा. मेरी प्रॉपर्टी अटैच की, मैंने बोला भाई सब पे किया हुआ है, ये क्या है, कुछ कंफ्यूजन हो गया, मैंने ऑफिसर को ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकती हूँ, मेरी प्रॉपर्टी क्यों नहीं कर सकती हूँ. तो मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया, ऑफिसर ने बुलाया, बात हुई, यहाँ पे उसने मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी और उसको लगता है कि हाँ याचना सही बोल रही है, तो वो क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है मेरी प्रॉपर्टी. क्या? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. The commissioner may, upon being satisfied that the property was or is no longer liable to be attached, will release such property by issuing an order. और यहाँ पे कमिश्नर को लगता है इन्होंने टैक्स पे कर दिया या जो भी है, ऑफिसर को अब लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है प्रोटेक्ट हो गया, तो उस केस में वो जब उसे लगेगा वो रिलीज कर सकता है. क्या? बिल्कुल कर सकता है. उसको लगता है अब जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो उस केस में वो आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, रिलीज कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट रूल 152 में है एक पॉइंट, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट और पब्लिक. सो वेयर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच इज इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट और पब्लिक ऑफिसर. अब आपकी प्रॉपर्टी जो कमिश्नर अटैच करना चाहता है वो क्या है, किसकी कस्टडी में, कोई कोर्ट में है, कोई पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में. द प्रॉपर ऑफिसर शैल सेंड द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट टू सच कोर्ट और ऑफिसर. तो उनको भेजेगा, वो ऑर्डर किसको भेजेगा, उनको भेजेगा, कोर्ट को, ऑफिसर को, requesting that such property and any interest dividend become payable thereon may be held till recovery of the amount payable. तो वो कोर्ट को, पब्लिक अथॉरिटी को लेटर यहाँ पे देगा, ऑर्डर देगा, कि ऑर्डर भेजेगा उनको कि भाई ये देखो मैंने अटैचमेंट किया है, आपको क्या करना है, जो भी वो प्रॉपर्टी है, जो भी वो प्रॉपर्टी, उसका इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी बनता है वो आपके पास ही हेल्ड करके रखो, कब तक, जब तक के पूरा अमाउंट रिकवर नहीं होता है तब तक उसको हेल्ड करके रखना है. रिलीज करके यहाँ पे क्या करना है, एसएससी को नहीं देना है, रिलीज करके एसएससी को नहीं देना है. नेक्स्ट रूल 153, सिंपल सी बात है, अटैचमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप. Where the property to be attached consists of interest of defaulter being a partner in the partnership firm. अब जो प्रॉपर्टी मेरे को अटैच करनी वो क्या है, इंटरेस्ट इन ऑफ डिफॉल्टर. कहाँ पे? क्योंकि वो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में. द ऑफिसर में मेक ऑर्डर चार्जिंग द शेयर ऑफ सच पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. तो ऑफिसर क्या कर देगा, यहाँ पे ऑर्डर कर देगा, चार्जिंग द शेयर ऑफ सच पार्टनर इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. देखो क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, कहाँ से आए, रूल 83 पढ़ रहे थे हम यहाँ पे. ठीक है, उसमें हम यहाँ पे रिलेटेड, यहाँ सॉरी सेक्शन 83 पढ़ रहे थे, उसके रिलेटेड रूल्स पढ़ रहे हैं. सेक्शन 83 कब लगेगा, जब कोई यहाँ प्रोसीडिंग्स चल रही है, जब यहाँ क्या चल रही है, कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही है यहाँ पे असेसमेंट की, या तो फिर इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, ये सारी प्रोसीडिंग्स है डिमांड रिकवरी की, और ऑफिसर को लगता है कि भाई बहुत जरूरी है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू कोई ना कोई प्रॉपर्टी अटैच करना, तब सेक्शन 83 लगता है. उनको लग रहा है गड़बड़ है, आप भाग सकते हो, गड़बड़ है आप भाग सकते हो. ठीक है, कोई प्रोसीडिंग्स के ड्यूरिंग, असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर की प्रोसीडिंग्स, उन सब की बात हो रही, डिमांड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स. यहाँ में सेक्शन 79 किससे रिलेटेड था, रिकवरी ऑफ टैक्स से रिलेटेड था. वो आपके टैक्स रिकवर कर रहे, तब क्या चीज है वहां पे वो था. यहाँ क्या है, कोई प्रोसीडिंग्स के बीच में उन्हें खतरा है कि आप भाग सकते हो, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इफेक्ट हो सकता है, तब यहाँ पे आए थे हम, तब यहाँ पे आए थे. ठीक है, सो क्या पढ़ रहे थे, with a property to be attached consists of interest of defaulter being a partner in partnership property. The proper officer may make an order charging the share of partner in partnership property and profits with payment of amount due under the certificate. तो यहाँ पे क्या कर सकता है ऑफिसर, चार्ज कर सकता है क्या यहाँ पे, यस बिल्कुल कर सकता है, शेयर ऑफ दैट पार्टनर
in partnership property and profit with payment of amount due under the certificate, and may by the same or subsequent order appoint a receiver of the share of such partner in the profits, whether declared or accruing, and of any other money which may become due to him in respect of the partnership firm. जो भी अमाउंट उसको आगे ड्यू हो सकता है वो सब चीजें क्या कर सकते हैं यहाँ पे वो चार्ज कर सकते हैं. एंड डायरेक्ट अकाउंट्स एंड इंक्वायरीज मेक एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ सच इंटरेस्ट और सच ऑर्डर एज द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस रिक्वायर. जैसे भी अगर उनको लगता है तो ये बेचना है इंटरेस्ट वो बेच सकते हैं, या उनको जो भी ऑर्डर देना है वो दे सकते हैं, जो भी वो दे सकते हैं. तो क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं क्या इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप. यस, वो भी यहाँ पे ऑफिसर के पास क्या पावर है, अटैच करने का. ठीक है, क्या हो रहा है, प्रोविजनल अटैचमेंट हो रहा है, प्रोविजनल अटैचमेंट हो रहा है. प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है असेसमेंट की या जो भी डिमांड रिकवरी की, इंस्पेक्शन सर्च सीजर की, और उनको लगता है बहुत जरूरी है फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो वो क्या कर सकते हैं, आपकी अटैच कर सकते हैं प्रॉपर्टी. अब टैक्सेबल पर्सन की तो कर ही सकते हैं, कोई और पर्सन की भी कर सकते हैं जो 122(1)A में स्पेसिफाइड है. टैक्सेबल पर्सन की और एनी अदर पर्सन की भी हो सकती है, एनी अदर पर्सन की भी हो सकती है. कितने दिन रहेगी, 1 ईयर, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. ठीक है, ये क्या है, सेक्शन 83 से रिलेटेड है और इसके रिलेटेड रूल्स पढ़े. सो यहाँ तक के चैप्टर्स हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, इसके आगे के चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर नाउ.